उत्तरकाशी याद है ना, तो क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना जिसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश बहुत कम समय में, और रुकता जाता है, पानी रुकता था, ऊपर से तो आ ही रहा है, बर्फ पिघल रही है। वो रुकेगा रुकेगा फिर क्या करेगा, फिर तोड़फोड़ मचाएगा। जब घोल देगा तो क्या होगा, सब कुछ नीचे आ जाएगा। वो जो क्षेत्र है वो तैयार नहीं है, वो इक्विप्ड नहीं है कि उतनी बारिश को झेल पाएगा। सड़क का चौड़ीकरण, रेल मार्ग का निर्माण, जिसके लिए सुरंगें तोड़ी जा रही हैं, होटल बन रहे हैं, इसके लिए तोड़फोड़ और निर्माण वो इस तरह से निर्मित है कि सामान्य मौसम को ही झेल सकते हैं, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चलो वो बर्दाश्त कर लेंगे। पर जब हजारों एबनॉर्मल इवेंट्स होते हैं तो नहीं झेल पाते यार। हिमालय पर्वत दुनिया के नए पर्वतों में से हैं, और नए मतलब ये नहीं कि 20, 40 या 100, 200 साल पुराने हैं। आमतौर पर पर्वत श्रृंखलाओं की जितनी उम्र होती है उसकी तुलना में ये नए पहाड़ हैं। जैसे आप विंध्य पर्वत श्रृंखला को ले लें या अरावली को ले लें, तो उनकी अपेक्षा हिमालय बिल्कुल बच्चे हैं। और बच्चे हैं तो मतलब कि उनका विकास अभी भी चल रहा है, जैसे बच्चों का चलता है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े होते रहते हैं। हिमालय में भी बड़े हो रहे हैं। मोटे मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि अफ्रीका से टूट करके जो भूखंड आया था और एशिया से टकराया था, जिसके टकराने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ, वो अभी भी टकरा ही रहा है, वो अभी भी गतिशील है। देखो ऐसे समझो, जैसे ये है, ये इधर से आगे को बढ़ता रहे तो यहाँ बीच में क्या होता रहेगा, ये हिमालय है। और ये जो तुम्हारा पूरा भूखंड है यही जम्बू द्वीप कहलाता है, जिसको बोलते थे ना। तो ये वो है जो ऐसे बहते बहते आया है और एशिया से टकरा गया है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये एशिया का एक नया ताज़ा हिस्सा है, और ये एशिया से जुड़ा हुआ है यहाँ हिमालय की सीमा के माध्यम से। तो इसीलिए हिमालय के दक्षिण में जो मामला है और हिमालय के उत्तर में जो मामला है वो इतना अलग है हर तरीके से। जलवायु की दृष्टि से, मिट्टी की दृष्टि से, सब मौसम सब बिल्कुल अलग है। ये दो अलग अलग हैं। तो लगभग 4 इंच प्रतिवर्ष की दर से अभी भी हिमालय उठ ही रहे हैं। तो वो बड़े अनस्टेबल हैं अभी, इसीलिए इतना भूस्खलन पाते हो आप, ख़ासतौर पे बरसातों में, है ना। जा रहे हो इतना बड़ा पत्थर गिर पड़ेगा, गाड़ी पे रेत चूरा गिर पड़ता है, कुछ है ऊपर से, ये इसीलिए होता है। ऊपर से क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज। तो उसके कारण जो नियमित किस्म का मौसम हुआ करता था वो बिल्कुल बदल गया है। सिर्फ पिछले साल में हज़ारों कह रहा हूँ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो असामान्य हैं मौसम की दृष्टि से। अब जो मिट्टी है, जो पत्थर है, जो आपस में गुथे हुए हैं, वो इस तरह से निर्मित हैं कि सामान्य मौसम को ही झेल सकते हैं, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चलो वो बर्दाश्त कर लेंगे। पर जब हजारों एबनॉर्मल इवेंट्स होते हैं तो नहीं झेल पाते। एबनॉर्मल इवेंट्स कैसे होते हैं, हिमालय पर ज़्यादातर यही होता है कि बारिश ज़्यादा हो गई, जहाँ नहीं होनी चाहिए थी उतनी बारिश हो रही है। उत्तरकाशी याद है ना, तो क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना जिसको बोलते हैं। वो बादल फटना क्या होता है, यही बस कि ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश बहुत कम समय में। और वो जो क्षेत्र है वो तैयार नहीं है, वो इक्विप्ड नहीं है कि उतनी बारिश को झेल पाएगा। तो पत्थर मिट्टी वो सब टूट टाट के अलग हो जाते हैं, और कुछ और ही वहाँ पर बन जाता है। और हिमालय, जैसे हमने कहा कि अभी बहुत गुथा हुआ पर्वत नहीं है, अभी वो एक ढीला पर्वत है जो अभी आकार ले ही रहा है। ऊपर से इंसान ने वहाँ डायनामाइटिंग शुरू कर दी, इंसान की ही करतूत है क्लाइमेट चेंज।
इस वक्त उत्तराखंड में 200 से ज़्यादा बांधों का, डैम्स का निर्माण चल ही रहा है, और उसके अलावा सैकड़ों अन्य किस्म की तथाकथित विकास परियोजनाएं, और ये सब की सब तोड़फोड़ पर आधारित है। उसके अलावा हम रेल लेकर के जा रहे हैं, एकदम पहाड़ की छाती तक हमें रेल पहुंचा देनी है, और वो जा रही है सुरंगों के माध्यम से, टनल्स। ठीक ठीक आंकड़ा मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 30 या 50 किलोमीटर की सुरंग खोदी जा रही हैं कुल मिलाकर के, कुछ ऐसा ही है। अब आप देखिए क्या क्या है। सड़क का चौड़ीकरण, राजमार्ग का, रेल मार्ग का निर्माण जिसके लिए सुरंगें तोड़ी जा रही हैं, बांध, अन्य किस्म की विकास परियोजनाएं, और प्राइवेट सेक्टर द्वारा हाउसिंग और हॉस्पिटैलिटी, इसके लिए तोड़फोड़ और निर्माण। होटल बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, और घर वगैरह तो बनते ही रहते हैं। इसके अलावा इन सबके सर पर क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण अतिशय वृष्टि। तो ये हमने कुल मिलाकर के कितने कारक गिना दिए, 5 या 6। इन विषयों पर मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं जो मैं बिल्कुल प्रामाणिक तौर पर इस पर कह पाऊं कि ऐसा ही हुआ है। मैं भी आपसे वही कह पा रहा हूं जितना मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है। लेकिन कुछ बातें हैं जिनको मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूं, और वो यही है कि हमारी रुचि पत्थर पानी में बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। एक बहुत मटीरियलिस्ट किस्म की धार्मिकता जड़ पकड़ती जा रही है, और उसी का प्रचार हो रहा है, और उसी को धर्म समझा जा रहा है। मैं ऋषिकेश में काफ़ी समय गुजारता रहा हूँ, और वहाँ की हालत को लेकर के भी मैंने बहुत बार बोला है। आप पर्यटन बढ़ा रहे हो, आप बोलते हो विकास करना है, और उस शहर में पिछले 10 साल में ही कितनी तब्दीलियाँ आ गई हैं। ये जो किताब है हमारी आखिरी जो आई अंग्रेज़ी में, माया, तो माया की मैन्युस्क्रिप्ट वहीं ऋषिकेश से थोड़ा आगे बढ़ के शिवपुरी की ओर एक जगह पर बैठ करके मैंने फाइनल करी थी, गंगा किनारे बैठ करके। लगभग 1.5 महीना लगा करके वहीं जाता था और उसको वहीं पर एडिट करा था। और उसमें मुझे बीच बीच में बड़ी तकलीफ़ आती थी, क्योंकि मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं एक एक अक्षर पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ कुछ बदलना है उसको देखना चाहता हूँ। और वहाँ से वो सब ये राफ्टिंग वाले निकलते थे, और नीले नीले अंबर पे चांद जब छाए, प्यास भड़काए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो। और वो आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक सामने से निकल रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। नारेबाजी उनकी कई बार ये भी होती थी, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। पर ये क्या कर रहे हो? ये युद्ध घोष है, क्या है? यलगार है? किसी को मारने की तैयारी कर रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो इतना? तो या तो वो फूहड़ गाने गा रहे होते थे, या फूहड़ नारेबाजी कर रहे होते थे। बीच बीच में ऐसा लगता था कोई धार्मिक बात भी वो बोल रहे हैं, पर जो धार्मिक बात भी बोल रहे होते थे वो बड़ी विकृत लगती थी, जिस तरह से वो बोल रहे होते थे। ये काम पहाड़ों के साथ लगातार होता ही जा रहा है। पेड़ों का कटना, एक के बाद एक वहां पर, और रिजॉर्ट्स का बनना, ये करना वो करना। कुल मिलाकर के ये है कि जीवन का उद्देश्य मुक्ति नहीं है, जीवन का उद्देश्य है पैसा कमाना। और पैसा कमाने के लिए अगर धर्म को भी बेच दो तो छोटी बात है। जो मूल बात ये थी कि धर्म के लिए
भौतिकता को पीछे रख दो, या भौतिकता का अधिक से अधिक प्रयोग कर लो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, अभी जो नई बात चल रही है वो ये है कि भौतिकता के लिए धर्म का प्रयोग कर लो। समझिएगा, भौतिकता के लिए धर्म का इस्तेमाल कर लो। ये चल रहा है। तो ये है जो ऊपरी बात है, मूल बात है। वो जिस चीज को लेकर के बहुत उछलता है वो उसी चीज को खा जाता है। अहंकार अगर धर्म को लेकर बहुत उछलेगा ना तो धर्म को भी खा ही जाएगा, और वही हो रहा है। धर्म 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 जितना नारा भारत में पिछले 20-30 साल में लगा है, इतना पहले नहीं लगता था। और पिछले 20-30 साल में भारत में सनातन धर्म का जितना नाश हुआ है उतना भी कभी नहीं हुआ। हमको कौन सा धर्म चाहिए मैं बताता हूं। हमको एनआरआईज वाला धर्म चाहिए, हमको सूरज बड़जात्या की फिल्मों वाला धर्म चाहिए, राजश्री प्रोडक्शन वाला धर्म, जहां बहुत सारा पैसा है। सबसे पहले जैसे एनआरआईज के होता है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा, और साथ में घर में एक पूजा स्थल है जहां पर सांस्कृतिक पिताजी अपनी 2 सांस्कृतिक बेटियों और 2 सांस्कृतिक पुत्रों और एक अति सांस्कृतिक पत्नी के साथ खड़े होकर के रोज सुबह कोई कर्मकांडी प्रार्थना किया करते हैं। और उसके बाद पूरा जो परिवार है वो लड्डू गुजिया खाता है और सब एक साथ नाचते हैं। जबरदस्त किस्म की शादियां होती हैं, आधी पिक्चर सिर्फ शादी पर आधारित होती है और उसमें पूरा सांस्कृतिक परिवार नाचता है। ये हमारा आज का आदर्श बन चुका है, द आइडियल हिंदू ड्रीम ये है। वहां किसी से पूछ दो गीता के 2 शब्द पता है, नहीं किसी को पता होंगे। लेकिन कोई उथले किस्म का भजन सबने रट रखा होगा, वही राजा इंद्र ने बाल्टी मंगाई, वो सबने रट रखा होगा। वहां किसी से पूछ दो कि अद्वैत या सांख्य या बौद्ध किसी दर्शन के बारे में तुलनात्मक कुछ टिप्पणी कर दो, वो तुम्हारा मुंह ताकेंगे। लेकिन उनसे पूछ दो तुम लोग तो बहुत धार्मिक हो ना, बोले हाँ हमें धार्मिक, लो लड्डू खाओ, शुद्ध देसी गाय के घी से बने हैं। हमारा धर्म क्या है? देसी गाय का घी। वही एनआरआई स्वर्ग हमको उत्तराखंड में बनाना है, और वहां तो और अच्छा है, जलवायु स्विट्जरलैंड जैसी है वहां पर, तो लगता है कि हाँ भाई मामला एनआरआई है बिल्कुल, है ना। बढ़िया मलय पवन बह रही है, मंद मंद शीतल शीतल, वहां बढ़िया आलीशान कुछ खड़ा कर दो, उसके सामने यूं देखो उसको, ये देखो हिंदू हृदय सम्राट। और जब भीतर जानवर बैठा होता है ना, तो हम पहाड़ों के जंगलों के सारे जानवर काट डालते हैं। जब हम भीतर के पशु से मुक्त नहीं होते तो हम बाहर वाले जितने पशु होते हैं उनके साथ बड़ा अत्याचार करते हैं। अगर मैं पुराणों की भाषा में बोलूं तो जोशी मठ का धंसना एक दैवीय चेतावनी है, सुधर जाओ, अभी भी रुक जाओ। तुम धर्म का जो रूप चला रहे हो उसमें बहुत पाप है, रुक जाओ, ये जो तुम कर रहे हो ये धर्म नहीं है, ये पाप है।
और अक्सर पाप धर्म का नाम लेकर ही किया जाता है। कोई भी विधर्मी ये थोड़ी बोलता है मैं पापी हूं, अधर्मी हूं, बोलता है क्या? वो भी अपने आप को धर्मी ही बताता है। और हिमालय का जो ये पूरा क्षेत्र है, ये अर्थक्वेक प्रोन भी है और एक बड़ा भूकंप आना बाकी है। और भूकंप आने की संभावना हम बहुत बहुत बढ़ा देते हैं जब हम पर्वतों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और जब पहाड़ों पर भूकंप आएगा ना तो दिल्ली बच नहीं जाएगी। फिर दिल्ली अपना विकास अपनी जेब में रख ले, क्योंकि हिमालय से दिल्ली की सीधी सीधी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 150-200 किलोमीटर। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।